हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर क्लास बाय प्रमोद सर पे। आज क्लास 10th हिस्ट्री का एनसीईआरटी प्रश्न का क्लास 2 होगा। इसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। तो इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे, जो कि आपको 20 शब्दों में उसका आंसर देना था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं और करते हैं, तो हम एसएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का पर डे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर क्लास पे। तो चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसिस क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। इनके बाद इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? फिर तीसरा प्रश्न होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्टी किस तरह से सहायक हुआ? इनके बाद है प्रश्न, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 5 नंबर प्रश्न होगा, विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आपके सामने 5 प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आज हम लोग करेंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं और इसका आंसर को देखते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर क्लास पे ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए इसी वीडियो में। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि 1848 के फ्रांसिस क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर आपको 60 शब्द में बताना है। 1848 में फ्रांसिस क्रांति के क्या कारण थे? तो चलिए उत्तर की ओर आते हैं। फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। क्या था? फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप, यह एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप, उसे जो 1840 ईस्वी में गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चमर पर था। फलतः सुधारवादी लुब्ध क्षुब्ध रहने लगे। 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के ये सब कारण थे। तो याद रखिएगा, 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे? इसका आंसर हम बता दिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 में गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर था। फलतः सुधारवादी सूक्ष्म रहने लगे। 1848 में फ्रांसिस क्रांति के ये सब कारण थे। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न जो है, कह रहा है
इससे पहले जो हम बताएं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो चलिए अब इनके विषय में देखते हैं। इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा को लेकर विवाद था। याद रखिएगा, इटली का एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रेलिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रेलिया की सेना पूरी तरह परास्त हुई। इनके बाद चलिए नेक्स्ट जो है, ये फलतः ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली में एकीकरण में काबुल का सफलता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया को चुप बैठ जाना पड़ा। इनके बाद चलिए जर्मनी का एकीकरण को देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण की बात आती है तो चलिए जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर राइन राज्य संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी सेना शक्ति बढ़ाने लगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है कि सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इस एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का मूल था। इनके बाद चलिए आज का तीसरा नंबर प्रश्न, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरह से सहायता हुआ। याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इसी राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इस आंदोलन के प्रारंभ के कारण ऑस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सीमित कर रह गया। उनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कर राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। इनके बाद चलिए आज का चौथा नंबर प्रश्न, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो गैरीवाल्डी के क्या क्या कार्य थे, इनकी चर्चा करना है आपको। वो कितने 60 शब्दों में। इनके बाद चलिए देखते हैं। गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांतिकारी का समर्थक था। याद रखिए, गैरीवाल्डी जो थे ये सशस्त्र क्रांतिकारी का समर्थन था। वह इटली के रियासतों का एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मजनी के विचारों को भी मानता था, किंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेल्पस पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली। इनके बाद चलिए
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने पर उसने यह योजना त्याग दिया। उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। इनके बाद चलिए आज का 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है, क्या विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण विश्व मार्ग के लिए असंभव था? कैसे? आपको बताना, विलियम वन के लिए बगैर जर्मनी का एकीकरण विश्व मार्ग के लिए असंभव था। तो कैसे था? विलियम वन, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, विश्व मार्ग के लिए बड़े एक महत्व का था। 1848 को पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। उनके बाद चलिए, वहाँ यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व करेगा और उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों के एकीकृत किया जाएगा। लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया तो देश का एकता और शांति स्थापित करने से वह विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट ने निर्णय को भूला नहीं था। समझे? तो 5 प्रश्न दिए गए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में बताना था। यूरोप में राष्ट्रवाद था। तो इस 5 प्रश्न को कर लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल हमारे सक्सेस मिरर क्लास बाय प्रमोद सर पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ द्विगुत्तरीय प्रश्न को लेकर, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में बताना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।